थोड़ा टेढ़ा है वो इसलिए। हाँ भाई देखो, उस दिन अपन पढ़ रहे थे, आप लोगों को ध्यान हो तो टॉपिक चल रहा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, है ना? क्या चल रहा था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। उसमें एक तो ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशीय तंतु पढ़ा दिया था, उसके बाद में एक हीरे का चमकना पढ़ा दिया था, मरीचिका पढ़ा दी थी। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसी का एक और उदाहरण है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, ठीक है। देखो ये हाँ भाई देखो टॉपिक है पूर्ण परावर्तक है प्रिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको समकोणिक प्रिज्म भी कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं इसको? समकोणिक प्रिज्म। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोण जो हैं 45-45 डिग्री के रखे जाते हैं, ठीक है। इस यह है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद में आता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग प्रकाश की किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ने में, उसके अलावा अपने पास है 180 डिग्री पर मोड़ने में, उसके अलावा किरणों की दिशा उत्क्रमित करने में, मतलब वो चल तो 0 डिग्री पर ही रही है, एक ही दिशा में गति कर रही हैं, पर ऊपर नीचे करने में किया जा सकता है। एक खिड़की खोलो आप, तो ये करने में किया जा सकता है। देखो भाई सबसे पहले एक चीज बता देता हूं मैं, ये प्रिज्म कांच की है, तो साइन आई सी इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/n हो गया, तो साइन ये आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, n का मान 1.5। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 42 डिग्री का कोण आएगा भाई। कितने डिग्री का कोण आता है इसमें? 42 डिग्री का कोण। तो कांच के लिए जो क्रांतिक कोण है वो 42 डिग्री का कोण है। अगर अपने को कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो आपतन कोण का मान 42 डिग्री से ज्यादा रखना पड़ेगा। इस प्रिज्म की बात बता रहा हूँ, इस प्रिज्म में जो कोण है वो कितने का रखना पड़ेगा? 42 डिग्री का रखना, 42 डिग्री से ज्यादा रखना पड़ता है। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले ये एग्जाम्पल बता देता हूँ जो फर्स्ट वाला है आपके पास। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 45 का हो गया और ये 45 का हो गया। यहां से इस एक किरण से ही समझ लेते हैं अपन, या किसी से ही समझ लो। ये बी किरण यहाँ पहुंची, देखो एक बार, सबसे पहले ये लाइन देखो एक बार, फिर ये किरण देखो कितने कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर है। तो प्रिज्म का ये पृष्ठ हो गया, तो इस पृष्ठ पर ये लाइन जो हो गई अभिलंब हो गई, ये अभिलंब की दिशा में प्रकाश की किरण आएगी। अपन ये जानते हैं कि यदि अभिलंब की दिशा में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए ये वायु से कांच में प्रवेश करने पर भी प्रकाश की किरण के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये देखो ये सीधी चल रही है अपने पास। अगर मान लो कि अपने पास ये किरण यूं आती तो फिर अपन क्या करते हैं?
वो यूं देखते, ये आपतन कोण हो जाता, फिर अभिलंब के पास आती तो फिर यूं चलती। लेकिन अपन ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ इसी दिशा में अगर आएगी, इसी दिशा में आएगी, मतलब आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आपतन कोण 0 होता है, मतलब अभिलंब की दिशा में आ रही है, तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगती है। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर नहीं मुड़ेगी, सीधी चलेगी, फिर यहाँ आई। ठीक है, अब इस लाइन पर अभिलंब खींच के बताता हूं मैं। देखो ये इस लाइन पर अभिलंब हो गया कि नहीं हो गया भाई, देखो कितने कोण पर हो गया, 90 डिग्री के कोण पर हो गया अभिलंब। अब एक चीज चलते हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ये देखो एक बार, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण अगर 45 है तो ये कोण भी कितना होगा, देखो ये 45, तो ये भी 45 होगा, और ये 45 होगा, तो ये 45 हो जाएगा। देखना एक बार कैसे, ये रहे संगत कोण है सारे के सारे, ये 45, ये 45, तो ये भी 45 हो गया। अब ये 45 हो गया तो ये कोण भी 45 हो जाएगा, और अगर ये 45 हो गया तो ये कोण भी 45 डिग्री का हो गया, सारे कोण 45 डिग्री के हो गए। अब यहां से चलें अपन, आपतन कोण किसके बराबर हो गया, यहां से देखो एक बार 45 डिग्री के बराबर। क्रांतिक कोण का मान कितना है, देखो एक बार 42 डिग्री। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो प्रकाश की किरण यहाँ सघन से विरल में बाहर नहीं निकलेगी और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। मतलब ये प्रकाश की किरण बजाय बाहर निकलने के लिए इसी माध्यम में वापस लौट रही है, तो ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हो गया। इसके बाद में यहाँ से यहाँ पहुंची। अब तुम बोलोगे, बोले सघन से विरल में जा रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ से फिर अपने पास देखो अभिलंब की दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर ये अभिलंब की दिशा में चल रही है तो फिर सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो ये प्रकाश की किरण इससे बाहर निकल जाती है। तो इस समय अपन ने प्रिज्म का उपयोग किसमें कर लिया, देखो प्रकाश की किरण को कितने डिग्री के कोण पर मोड़ दिया, 90 डिग्री के कोण पर मोड़ चुके हैं अपन। प्रकाश की किरण यूं जा रही थी, फिर अपन ने यूं किया, तो प्रकाश की किरण को अपने पास कितने डिग्री पर मोड़ा जा चुका है, 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ा जा चुका है। ठीक है, ये सेकंड वाले डायग्राम में देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये ए किरण है, ये बी किरण है, यहां तो हुआ है भाई अपवर्तन, इस जगह तो दोनों का अपवर्तन हो गया। इसके बाद में इस जगह हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये TIR है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, यहाँ पर दोनों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। फिर यहाँ से ये चली है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा, तो फिर प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है। अब आप अगर इसमें देख रहे हैं, ये दोनों ही किरणें इस दिशा में चल रही है और बाद में भी इसी दिशा में जा रही है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये ए ये बी जब बाहर निकल रही है तो किरणें क्या हो रही है, देखो बी ए, इसका मतलब अपने पास किरणों को उल्टा कर दिया गया है, जबकि कितने डिग्री पर ट्रेवल कर रही है ये किरणें, इस समय 0 डिग्री पर ट्रेवल कर रही है। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की सहायता से प्रकाश की किरणों का अपने पास बिना दिशा में परिवर्तन किए उल्टा भी किया जा सकता है। क्लियर है मामला? तो ये 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया अपन ने। उसके बाद में अपन चलते हैं यहां से, ये सीधा 0 डिग्री में, लेकिन दिशा उल्टी कर दी। उसके बाद में एक और चल लेते हैं, ये रहा, ये इसका तीसरा उपयोग है भाई। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी जगह कम है तो इधर डायग्राम बना के मैं बता देता हूं। नेट अगर स्टेबल है ना फिर कोई दिक्कत नहीं आती है।
हाँ भाई, ये थर्ड वाला बता देता हूं। तो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का काम है, खत्म हो जाएगा। ये कोण 90, ये 45, ये 45। यहां से प्रकाश की किरण यूं चलेगी। देखो ये तो अभिलंब हो गया, तो अभिलंब हो गया तो यहाँ से तो सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है भाई। तो ये प्रकाश की किरण यूं आती है, यहाँ पर आई, इसके बाद में यहाँ पर फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो ना कि भाई ये तो अभिलंब सीधा निकलेगी, देखो ये लाइन और ये लाइन 90 पर नहीं है, तो ये अभिलंब नहीं है अपने पास। तो इस प्रकाश की किरण का यहाँ पर और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो देखो एक बार किरण यूं जा रही थी इस दिशा में, इस दिशा में वापस लौट गई, कितने डिग्री के कोण पर मोड़ दिया अपन ने प्रकाश की किरण को? 180 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया है। तो ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का इसका उपयोग किया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें लेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। दर्पणों के बारे में आप पहले पढ़ ही चुके हैं, तो अब लेंस के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि लेंस कहते किसको हैं? दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है।
दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। देखो भाई, लेंस और दर्पण में यहीं से अंतर स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, दर्पण में केवल एक ही पृष्ठ होता है, लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद में अपन चलते हैं कि लेंस में जब दो पृष्ठ होते हैं, ठीक है, तो यहां से अपन चलें। देखो, ये उभय उत्तल कहलाता है। अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा इसका, उभय प्लस उत्तल। तो जिस लेंस में दोनों सतह उभरी हुई रहती है, जिस लेंस में दोनों सतह उभरी हुई रहती है, वो कौन सा लेंस कहलाएगा, उभय उत्तल। मतलब दोनों सतह उभरी हुई है। लेंस को यूं हाथ लगा के भी पता चल जाता है भाई, है ना। हाथ लगा के कैसे पता चलता है, लेंस पर अगर बीच में अपन हाथ रखें तो बीच में से मोटा, किनारों पर अगर पतला है तो फिर कौन सा लेंस हो जाएगा, वो उत्तल लेंस हो जाएगा। और अगर बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, इसका मतलब कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाता है। अब अपन यहां से देखें, उभय उत्तल, दोनों सतह उभरी हुई है तो दोनों सतह उत्तल हो गई। इसको सामान्य बोलचाल में केवल उत्तल लेंस भी कहा जाता है। तो सामान्य लैंग्वेज में ये उत्तल लेंस भी कहलाता है, ठीक है। अभिसारी लेंस कहलाता है भाई, मैंने पहले ही बताया था। दर्पण और लेंस दोनों उल्टे होते हैं। दर्पण में अवतल दर्पण अभिसारी होता है, जबकि लेंसों में उत्तल लेंस अभिसारी होता है। तो यूं वाइस वर्सा या उल्टे चलते हैं। क्लियर है। उत्तल लेंस भी कहते हैं और अभिसारी होता है। अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठी करने का कार्य करता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस से गुजरेगी तो वो फोकस पर एकत्रित हो जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। उसके बाद में अपन चले यहां से नेक्स्ट, देखो सेकंड नंबर, उभयो अवतल। मतलब दोनों सतह अवतल, अवतल माने दबी हुई। तो ये दोनों सतह यूं हो अपने पास, अंदर की साइड में अगर दबी हुई है तो फिर कौन सा लेंस होता है, वो उभय अवतल होता है। जनरल लैंग्वेज में अपन इसको क्या कहते हैं, केवल अवतल लेंस कहते हैं। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलाने वाला लेंस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में और भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे समतलो उत्तल। ये रहा समतल प्लस उत्तल, संधि विच्छेद करोगे, ये सतह समतल हो गई, ये उत्तल हो गई। ये समतल और अवतल का है अपने पास, तो समतलो अवतल, समतल और अवतल हो गया। इसको अगर देखोगे तो पहली सतह कौन सी है, उत्तल, दूसरी सतह कौन सी है, समतल। तो ये उत्तलो समतल हो जाएगा अपने पास। ऐसे ही ये लेंस कौन सा हो गया, देखो उत्तलो उत्तलोत्तल। मतलब ये सतह है उत्तल है, दूसरी सतह अवतल है, ये उभरी हुई है और ये दबी हुई है। संधि विच्छेद करके इनके आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी में एक चीज बता देता हूं, अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाने वाला, और अभिसारी का मतलब होता है किरणों को इकट्ठी करने वाला लेंस। अब लेंस में अपन ये जानते हैं कि दो सतह होती है। दो सतह होती है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो सतह होगी तो सबसे पहले दो वक्रता केंद्र होंगे, दो फोकस बिंदु होंगे, ठीक है ना। क्योंकि दर्पण में एक सतह होती है तो एक ही वक्रता केंद्र होता है और एक ही फोकस बिंदु विद्यमान रहता है। दो वक्रता केंद्र कैसे रहते हैं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो सबसे पहले ये उत्तल लेंस है, इसी में बता रहा हूं। इसका ये वाला भाग है, इस वाले भाग को यूं समझो, तो अगर खोखला गोला बनाओगे तो इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र इस साइड में हो जाएगा, वो C1 सामने की तरफ कर दिया आपने। इसके बाद में अगर अपने को इसका वक्रता केंद्र देखना है कि किस साइड में होगा, तो ये देखो ये सतह यूं हो गई। अब अगर इसको गोला बनाओगे तो इस साइड में आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र जो होगा C2 हो जाएगा और C2 इस साइड में हो जाता है। और इसमें एक बार आप देख लो, बोले ये रहा, देखो इसमें यहां से गोले का निर्माण होगा और इसमें ये यहां से गोले का निर्माण होता है। तो इस गोले का केंद्र यहां पर हो जाएगा, इसका केंद्र यहां पर हो जाएगा। पहला पृष्ठ है तो ये C1 हो जाएगा और ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका क्या हो जाएगा, C2 हो जाता है। इसी में अपन एक चीज और चलते हैं, देखो
ये लो, यहां से अपन चले, ये दूसरा लेंस ले रहा हूं भाई मैं, है ना, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले ये है, इसमें गोले का निर्माण करोगे तो यहाँ पर गोला बनेगा, इसमें गोले का निर्माण करोगे तो यहाँ पर बनेगा। तो इस गोले का केंद्र यहाँ पर होगा तो ये C1 हो जाएगा, इसके लिए केंद्र यहाँ पर होगा तो ये C2 हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें C1 इधर हो जाएगा, इसमें C2 इधर हो जाएगा, मतलब उत्तल और अवतल लेंस में वक्रता केंद्र एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। उत्तल लेंस में C1 जो होगा वो इस साइड में होगा, अवतल लेंस में C1 होगा वो इस साइड में आ जाएगा। तो C1 और C2 की स्थिति एक दूसरे के विपरीत होती है। नेक्स्ट, जैसे अपने पास और अपन चलते हैं, ये है उत्तलोत्तल है, ये उत्तल है, इसमें इसका वक्रता केंद्र भी इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा। तो C1 और C2 दोनों इसमें एक ही तरफ प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आ जाए अपन, ये समतलो उत्तल है, तो देखो इसमें वक्रता केंद्र का कॉन्सेप्ट कैसे होगा। ये पहला पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठों के लिए अपन ये जानते हैं कि वक्रता केंद्र इनफाइनाइट पर होता है, तो इसका वक्रता केंद्र अनंत पर होगा। तो चाहे तो इधर मान लो और चाहे इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1 एट इंफिनिटी होगा इसमें, तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो भी अनंत हो जाएगी। अब वो चाहे प्लस में अनंत ले हो चाहे माइनस में अनंत ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने पास इसमें। तो इसका वक्रता केंद्र तो हो गया अनंत पर। इसके बाद में इसका वक्रता केंद्र C2 होगा, वो C2 इस साइड में ले लिया जाएगा, वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा इसका, ये C2 इस साइड में ले लिया जाएगा। ऐसे ही इसमें C1 चाहो इधर ले लो चाहे इधर ले लो, C2 जो है इस साइड में लेना पड़ेगा। इसी में अपने पास मैं एक चीज और बता देता हूं, चिन्ह प्रथाएं भी साथ के साथ बता देता हूं। चिन्ह प्रथाएं दर्पण में आपने पढ़ाई है, ठीक है ना, तो दर्पण के आधार पे चिन्ह प्रथाओं का निर्धारण करके बता देता। देखो भाई, ये रहा, जैसे ये उत्तल लेंस है भाई, थोड़ा सा इसी में चलते हैं। इस पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर हुआ तो C1, इसका वक्रता केंद्र इधर हुआ तो ये C2 हो गया, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 हो गई और ये वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, R2। मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें यूं चल रही है, तो यहाँ फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजर गई। अब अगर आप देखोगे तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, R1 और R2 में से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, देखिए कौन बता सकता है। 1 मिनट का टाइम है भाई, बताओ। देखे प्रियंका, निकिता, अंजलि, मुस्कान, कंवर, ये कुछ नहीं बताती है। मुस्कान कौर ने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो देखिए मुस्कान ही बताएगी इसका कि पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा। हाँ, R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव। हाँ भाई, मयंक ने भी सही आंसर दिया है और पंकज ने भी सही दिया है, मनोज ने भी सही दिया है, विकास, इन्होंने बस, विकास, कमलेश, इन्होंने सही आंसर दिए हैं, दलपत ने भी दिए हैं, बाकी लड़कियों में से कोई आंसर नहीं दे रहा है, एक ने भी आंसर दिया ही नहीं है। तो सही और गलत तो बाद की बात होती है। चलो एक बार देखते हैं, R1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो R1 तो पॉजिटिव लेंगे और R2 क्या ले लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। इसमें ये इसको समझने का तरीका है। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक इसमें नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, दूसरा लेंस होगा, कौन सा लेंस है वो, अवतल लेंस है। देखो भाई, ये अवतल लेंस का कॉन्सेप्ट ये रहा, ये अवतल लेंस है। तो इसका पहले का वक्रता केंद्र C1 हो जाएगा, इसका C2 हो जाएगा,
ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, उसके कंपेयर करेंगे, तो ये तो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा भाई। तो इसमें R1 तो नेगेटिव हो जाएगा, R2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आ गया होगा समझ में। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अपने पास कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, मैं उसको ये बता दूंगा। ठीक है, अब अपन एक और चीज चलें इसमें, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ परिभाषाएं हैं भाई, वो मैं इसी में करा रहा हूं ना, बाद में अपन अलग से नहीं कराएंगे। पहली परिभाषा तो है प्रकाश केंद्र, ओ से लिखते हैं भाई। तो प्रकाश केंद्र को डिफाइन करने का तरीका है कि लेंस का मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। आ गया समझ में अपने पास? लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र कहलाता है। दर्पण में ध्रुव होता है और लेंसों में प्रकाश केंद्र होता है। ये इसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? उसके बाद में अपन चलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, देखो भाई, फोकस बिंदु की परिभाषा यूं है कि किसी लेंस में प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हों तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, मतलब जिस बिंदु पर अभिसारित होती है या अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, लेंसों में दो फोकस बिंदु होते हैं भाई। कितने फोकस बिंदु होते हैं? दो। एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। प्रथम फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। तो F1 और F2 कह देते हैं भाई अपन इसको। क्या कह देते हैं? F1 और F2। जैसे ये रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाश की किरणें यूं चल रही है, तो यहां से गुजरी, यहां पर इकट्ठी हो गई, ये F1 हो गया। तो कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस में फोकस वास्तविक होगा भाई। कैसा होगा? इसमें वास्तविक फोकस होता है। ये फिर दर्पण से उल्टा हो गया। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु वास्तविक होता है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस बिंदु वास्तविक होता है। अब दर्पण में तो अपन ये कहते हैं कि दर्पण के सामने पीछे, लेंसों में सामने पीछे ये शब्द नहीं चलते हैं। उसका कारण यह है कि लेंसों में केवल एक साइड से प्रकाश का आपतन नहीं कर सकते हो, तुम किसी भी साइड से प्रकाश का आपतन कर सकते हो। कैसे? देखो, दर्पणों में तो जैसे अपने पास ये दर्पण है, तो प्रकाश का आपतन इधर से ही करोगे कि नहीं करोगे? जबकि लेंसों में आप जानते हैं प्रकाश की किरणें इधर से, तो बता ही दिए सारे डायग्राम, प्रकाश की किरणें इधर से भी आ सकती है। तो ये इधर से आपतित हो गई। अब इधर से आपतित होगी तो फोकस बिंदु यहां हो जाएगा, ये इसका इधर फोकस बिंदु माना जाता है। इसी के आधार पर मैं F1 और F2 का भी निर्णय होगा। मैं पहले ही बता देता हूं, इस समय ये F1 होगा और इधर F2 होगा भाई। इस समय क्या है डायग्राम में? देखो, इस साइड में F1 है और इस साइड में F2 है। अगर प्रकाश की किरणें इधर से इधर आती है तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ F1 आ जाएगा, यहाँ F2 आ जाएगा। तो ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है। एक चीज और चलते हैं अपन कि ये दूसरे फोकस का क्या महत्व है। दूसरे फोकस का यूं महत्व है कि अपने पास ये देखो, ये रहा, ये है भाई दूसरे फोकस का महत्व। F2 क्यों है? ये F2 ले लिया तो यहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी भाई। तो पहले वाले इस डायग्राम का उल्टा आ गया कि नहीं आ गया? जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं वो F1 पर इकट्ठी हो रही हैं, इसमें F2 से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दो फोकस का कॉन्सेप्ट होता है लेंसों में, एक F1 होता है, एक F2 होता है। तो F1 एंड F2 आ गया होगा समझ में। ये तो बात हो गई उत्तल लेंस की। अब बात अपन चलते हैं अवतल लेंस चलते हैं। देखो अवतल लेंस में
ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक है ना। ये R1 हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये R2 होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां से चलें, ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है तीनों, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो यहां जाने के बाद में किरणें फैल जाती है अपने पास। इसीलिए इस लेंस को अपन कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस, किरणों को फैलाने वाला लेंस। अगर कोई आदमी यहां से देखता है तो ये किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है वो इसका फोकस बिंदु कहलाता है। तो अवतल लेंस में फोकस बिंदु कैसा हुआ? आभासी। कैसा हुआ? आभासी। तो इसमें फोकस कैसा हो गया? आभासी फोकस हो जाता है। ये आभासी फोकस, इसमें फोकस वास्तविक होगा, इसमें फोकस कैसा हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। उसके बाद में फोकस दूरी, फोकस है दूरी, लिखते स्मॉल एफ से हैं भाई। फोकस दूरी की परिभाषा आप जानते ही हैं, प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी के लिए अपन चलते हैं, उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, अवतल लेंस में फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी। समझ में भी आ गया होगा कैसे? देखो चिन्ह प्रथाओं से समझे, यूं प्रकाश की किरणें चल रही है तो इस दिशा की दूरियां पॉजिटिव हो जाएगी, इस दिशा की दूरियां क्या हो जाएगी? नेगेटिव। F1 इस साइड में है तो फोकस पॉजिटिव पे आ जाएगा, इसमें F1 इधर है तो फोकस क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट अपन चलें भाई, इसमें यहां से चलें, ये बात हो गई यहां तक की। एक होता है भाई प्रधान बिंदु। क्या होते हैं? प्रधान बिंदु, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं इसको। प्रधान बिंदु की परिभाषा यूं है कि किसी भी लेंस में प्रकाश केंद्र, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, इन तीनों को प्रधान बिंदु कहा जाता है। तो किसी भी लेंस में एक तो हो गया प्रकाश केंद्र, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, इनको प्रधान बिंदु कहा जाता है। तो लेंसों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी में एक टॉपिक और है भाई, द्वारक। इसमें ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप सब लोग जो है ना ये सब पढ़ चुके हैं ज्यादातर। द्वारक, द्वारक का मतलब आप समझ गए, यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी लेंस का व्यास किसके बराबर होता है? उस लेंस के द्वारक के बराबर होता है। दोनों लेंस का व्यास किसके बराबर होता है? द्वारक के बराबर। तो यूं समझें अपन इसको, ये तो हो गया द्वारक। कोणीय द्वारक जो है ये इसका कोणीय द्वारक हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर द्वारक के दोनों सिरे जितने कोण बनाते हैं, मान लो कि ये x1 है, ये x2 है, ये वक्रता केंद्र पर जितना कोण बनाएगा ये क्या कहलाएगा? इसका कोणीय द्वारक कहलाता है। तो कोणीय द्वारक भी समझ में आ गया। मेरे हिसाब से सारे समझ में आ गए। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, अदरवाइज आप यूं क्लास में पूछ सकते हैं। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम 1 मिनट का बचा है। तो क्लास ओवर एंड आउट। थैंक यू।